दोस्तों, पूरे 7 महीने का सन्नाटा, एक ऐसी खामोशी जिसने दुनिया भर की स्पेस एजेंसियों के कान खड़े कर दिए। आखिर 2026 के सबसे बड़े स्पेस फेल्योर के बाद में इसरो के रॉकेट के तीसरे फेज में ऐसा क्या धमाका हुआ था जिसकी असली रिपोर्ट आज तक देश से छिपाई जा रही है। 2025 का EOS 9 हो या फिर 2026 का EOS N1, आखिर हमारे रॉकेट अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंच करके अचानक से रास्ता क्यों भटक रहे हैं? क्या ये कोई मामूली तकनीकी खराबी थी या फिर स्पेस रेस के अंदर भारत की रफ्तार को रोकने का कोई हिडन पैटर्न? दोस्तों, अब सवाल ये है कि जो इसरो अभी अपने लगातार सफल मिशनों के लिए जाना जाता था, वो अचानक से 7 महीने तक खामोश क्यों रहा और अब अचानक से एक साथ 27 नए मिशन का पहाड़ जैसा टारगेट क्यों सेट कर दिया गया है? क्या सितंबर के अंदर GISAT 1A और NVS-03 की लॉन्चिंग इसरो का सबसे बड़ा मास स्टॉक होने वाला है? NVS-03 को पूरी तरह से फ्यूल भर करके श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड पर आखिर क्यों खड़ा कर दिया है? आखिर अंतरिक्ष के अंदर ऐसा क्या बवंडर मचने वाला है जिससे अमेरिका का GPS और चाइना का बाइडू सिस्टम भी टेंशन के अंदर है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और दोस्तों, आज हम सिर्फ हवाई बातें नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उन ठोस आंकड़ों की, उन सीक्रेट रिपोर्ट्स की और उन जियोपॉलिटिकल गेम्स की जो पृथ्वी के सैकड़ों किलोमीटर ऊपर स्पेस के अंदर खेले जा रहे हैं। दोस्तों, भारत के स्पेस प्रोग्राम का ये आधा साल किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो पिछले 7 महीने एक भी बड़ा मिशन लॉन्च नहीं कर पाया है। लेकिन दोस्तों, अब महीनों के इस लंबे और थका देने वाले इंतजार के बाद में भारत का अंतरिक्ष अभियान एक बार फिर से हुंकार भरने वाला है। और ये वापसी कोई छोटी मोटी वापसी नहीं है, ये एक ऐसा बाउंस बैक है जो दुनिया के स्पेस मार्केट के अंदर तहलका मचा देगा। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उस नाकामी से जिसने इसरो के वैज्ञानिकों की रातों की नींद उड़ा दी थी। इस साल यानी कि 2026 के अंदर इसरो ने अब तक सिर्फ एक लॉन्च किया था। 12 जनवरी को PSLV C62 रॉकेट के जरिए लो अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट EOS N1 को कक्षा के अंदर स्थापित किया जाना था। पूरी दुनिया की नजरें इस लॉन्च के ऊपर टिकी हुई थी। उल्टी गिनती खत्म हुई, रॉकेट आसमान की तरफ पूरी ताकत से उड़ा। पहले और दूसरे फेज ने बिल्कुल परफेक्ट काम किया, लेकिन दोस्तों फिर अचानक तीसरे फेज के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। मिशन फेल्योर कर गया। रॉकेट के तीसरे फेज के अंदर एक असामान्यता सामने आई। लेकिन दोस्तों, ये असामान्यता आखिर क्या थी? इसके पीछे का असली कारण क्या था? इस भयानक नाकामी की जांच के लिए तुरंत एक फेल्योर एनालिसिस कमेटी का गठन किया गया। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि उस कमेटी की रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की गई है और सस्पेंस यही खत्म नहीं होता। दोस्तों, इससे ठीक पहले 2025 के अंदर इसरो ने कुल 5 लॉन्चिंग की थी। इनमें से एक था PSLV C61 मिशन, जिसके जरिए सैटेलाइट EOS 9 को अंतरिक्ष के अंदर पहुंचाया जाना था। दोस्तों, आपको यह जानकर के हैरानी होगी कि वो मिशन भी रॉकेट के तीसरे चरण के अंदर आई तकनीकी दिक्कतों के कारण ही विफल हो गया था। लगातार 2 बड़े मिशन और दोनों बार रॉकेट का तीसरा चरण। इसरो ने आधिकारिक तौर पर इन दोनों घटनाओं को एक दूसरे से अलग बताया है, लेकिन डिफेंस और स्पेस एक्सपर्ट्स का मानना है कि कहीं ना कहीं कोई गहरी तकनीकी खामी है जिसे पूरी तरह से जड़ से खत्म करने में इसरो ने ये 7 महीने का टाइम लगाया है। लेकिन दोस्तों, क्या इसरो 7 महीने तक सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठा था? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा गेम चल रहा था और ये गेम जुड़ा है भारत के अपने नेविगेशन सिस्टम से, जिसे हम नेविक के नाम से जानते हैं। दोस्तों, नेविक कोई साधारण सैटेलाइट सिस्टम नहीं है, ये भारत की रणनीतिक स्वायत्तता यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का सबसे बड़ा हथियार है। दोस्तों, आपको साल 1999 का करगिल वॉर याद होगा। उस वक्त भारत को पाकिस्तानी घुसपैठियों की सटीक लोकेशन चाहिए थी। भारत ने अमेरिका से उसका GPS डेटा मांगा, लेकिन अमेरिका ने साफ इनकार कर दिया। उस दिन भारत ने तय कर लिया था कि वो स्पेस के अंदर अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम बनाएगा और इसी जिद का नतीजा था नेविक सिस्टम। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ समय से नेविक को बुरी नजर लग गई। ये सिस्टम लगभग अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहा है। इसका कारण है पुराने पड़ चुके सैटेलाइट्स और इसरो की उन्हें टाइम के ऊपर रिप्लेस करने के अंदर विफलता।
दोस्तों नेवी को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब जनवरी के अंदर NVS-02 मिशन आंशिक रूप से फेल्योर कर गया। GSLV F-15 रॉकेट ने सामान्य तरीके से उड़ान भरी, लेकिन बाद में उपग्रह को निर्धारित कक्षा तक पहुंचाने वाले ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर के अंदर गंभीर तकनीकी समस्या आ गई। दोस्तों ये कोई पहली बार नहीं था जब नाविक सिस्टम को तकनीकी झटके का सामना करना पड़ा था। दोस्तों साल 2016 के अंदर भी IRNSS-1A जो कि भारत के नेविगेशनल सैटेलाइट सीरीज का पहला जनरेशन सैटेलाइट था, उसके अंदर लगी बेहद महत्वपूर्ण रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक ने काम करना बंद कर दिया था। रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक्स स्पेस के अंदर समय को नैनो सेकंड्स तक मापने का काम करती हैं। अगर ये घड़ियां फेल हो जाती हैं तो पृथ्वी पर नेविगेशन का पूरा सिस्टम डगमगा जाता है। दोस्तों एक मिसाइल अपने टारगेट से मीलों दूर जा सकती है। ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था। इसके बाद में दोस्तों 2017 के अंदर IRNSS-1H को लॉन्च किया गया ताकि 1A को रिप्लेस किया जा सके, लेकिन उस रॉकेट की हीट शील्ड समय पर खुल ही नहीं पाई और मिशन फेल्योर कर गया। दोस्तों आज की तारीख के अंदर स्थिति कितनी गंभीर है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि केंद्रीय अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने खुद संसद के अंदर बताया है कि नेविक तारामंडल के अंदर लॉन्च किए गए 11 सैटेलाइट्स में से केवल 8 ही काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि PNT यानी कि पोजिशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग सेवाओं के लिए इस वक्त अंतरिक्ष के अंदर केवल 3 उपग्रह ही काम कर रहे हैं, जिनके नाम हैं IRNSS-1B, 1I और NVS-01। दोस्तों एक ऐसे वक्त के अंदर जब चाइना का बाइडू नेविगेशन सिस्टम पूरी दुनिया के अंदर फैल रहा है और पाकिस्तान की सेना भी उसका इस्तेमाल कर रही है, तब भारत के पास में PNT सेवाओं के लिए सिर्फ 3 सैटेलाइट्स का होना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा अलर्ट है। और दोस्तों यही वजह है कि इसरो अब आर पार के मूड में आ चुका है। जो काम 7 महीने से रुका हुआ था, अब उसे वो रफ्तार मिलने वाली है जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। अधिकारियों के मुताबिक NVS-03 को श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड पर पूरी तरह से ईंधन भरकर के लॉन्च के लिए रेडी कर दिया गया है। यह मिशन इसरो के लिए एक डू एंड डाई मिशन है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बिल्कुल साफ कहा है कि यह साल इसरो के लिए बहुत मुश्किल रहा है, लेकिन हम इस लॉन्च के जरिए अपनी साख को फिर से कायम करने वाले हैं। NVS-03 के बाद में बिना समय गवाए NVS-04 और 05 को भी बहुत जल्द स्पेस के अंदर भेजा जाएगा, ताकि भारत का नेविक सिस्टम अमेरिका के GPS से भी ज्यादा ताकतवर और सटीक बन सके। लेकिन दोस्तों इसरो का मास्टर स्ट्रोक सिर्फ NVS-03 तक सीमित नहीं है। सितंबर के पहले सप्ताह के अंदर भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी एक और बड़ा धमाका करने जा रही है, जिसका नाम है GISAT-1A, जिसे अब EOS-05 भी कहा जा रहा है। दोस्तों ये सैटेलाइट कोई आम सैटेलाइट नहीं है। ये 2021 के अंदर लॉन्च किए गए GISAT-1 यानी कि EOS-03 का स्थान लेगा, जो रॉकेट के अंतिम प्रपल्सन स्टेज के अंदर इंजन के एक्टिव ना होने के कारण अपनी कक्षा के अंदर नहीं पहुंच पाया था। GISAT-1A की अहमियत को आप इस तरह से समझिए कि ये एक एडवांस जियो इमेजिंग सैटेलाइट है। इसे 10 साल की लंबी मिशन लाइफ के लिए डिजाइन किया गया है और इसका सबसे बड़ा काम है भारत की सीमाओं और बड़े भूभाग की लगातार और रियल टाइम तस्वीरें लेना। दोस्तों हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों के अंदर चाइना की सेना कोई भी नापाक हरकत करती है या फिर भारतीय सीमाओं पर कोई घुसपैठ होती है, तो ये सैटेलाइट स्पेस से बाज की तरह नजर रखेगा और भारतीय सेना को सटीक जानकारी देगा। इसके अलावा दोस्तों प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी, कृषि क्षेत्र के अंदर बदलाव और जंगलों पर नजर रखने में भी ये गेम चेंजर साबित होने वाला है। इसकी सफल लॉन्चिंग भारत की अर्थ ऑब्जर्वेटरी कैपेसिटीज को उस मुकाम पर ले जाएगी जहां दुश्मन देश भारत के खिलाफ कोई भी साजिश रचने से पहले 100 बार सोचेगा। अब दोस्तों आते हैं उस फैक्ट्स के ऊपर जो इस वक्त पूरी दुनिया की स्पेस इंडस्ट्री के अंदर तहलका मचा रहा है। पिछले कुछ मिशन से फेल्योर होने के कारण इसरो अपने निर्धारित टारगेट से बहुत पीछे चल रहा है। एजेंसी की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक 2025-26 के लिए 15 मिशन का टारगेट रखा गया था, लेकिन कई कारणों से ये टारगेट पूरा नहीं हो सका। लेकिन दोस्तों भारत हार मानने वालों में से नहीं है। अब इसरो ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 27 मिशन का एक बेहद महत्वाकांक्षी पहाड़ जैसा टारगेट रखा है। 27 मिशन यानी कि हर महीने लगभग 2 लॉन्च करने हैं। और इस 27 मिशन के मेगा प्लान के अंदर क्या क्या शामिल है, ये सुनकर के आप हैरान रह जाएंगे। इसरो ने अपने नए और सबसे आधुनिक SSLV यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के कम से कम 5 लॉन्चिंग का टारगेट रखा है।
SSLV एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसे महज 72 घंटे और कुछ लोगों की टीम के साथ में असेंबल करके लॉन्च किया जा सकता है। जहां दुनिया भर की कंपनियों को अपने छोटे सैटेलाइट्स भेजने के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है, वहां भारत का SSLV उन्हें एक ऑन डिमांड और सस्ता विकल्प देने जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों 4 PSLV और 3 GSLV साथ ही एक LVM-3 मिशन की भी योजना बनाई गई है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन यानी कि गगनयान का कार्यक्रम के तहत भी कम से कम 4 मिशन प्रस्तावित हैं। ये 27 मिशन का टारगेट सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये भारत की उस कूटनीतिक और रणनीतिक ताकत का खुला प्रदर्शन है जो दुनिया को बता रहा है कि हमारे रास्ते के अंदर चाहे जितनी भी तकनीकी दिक्कतें आए, हम रुकने वाले नहीं हैं। स्पेस डिप्लोमेसी आज के दौर की सबसे बड़ी पावर है। जिस देश का अंतरिक्ष पर कंट्रोल है, वही देश भविष्य का सुपर पावर है। दोस्तों जब इसरो एक के बाद में एक सैटेलाइट लॉन्च करेगा तो सिर्फ भारत की नेविगेशन और डिफेंस कैपेबिलिटी ही मजबूत नहीं होगी, बल्कि दुनिया के दर्जनों देश अपने सैटेलाइट्स लॉन्च करवाने के लिए भारत की तरफ देखेंगे। अब दोस्तों इस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट में अपनी बात जरूर कहें। नमस्कार।